हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो एमसीक्यूज यहाँ पे लिया गया है वो हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे जो 6 जून 2020 को टेस्ट कंडक्ट किया गया था, ओबी का फ्री टेस्ट, वही क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हम आंसर्स पे डिस्कशन करने वाले हैं, आंसर की एनालिसिस करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी ये एग्जाम दिया था वो पता कर सकते हैं कि उनकी गलती कहाँ हुई है, प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू यहाँ बताया जाएगा। और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था तो वो भी देख लें कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं नेट एग्जाम में या किसी भी एचआर पीएसयू के एग्जाम्स में, और उसके आंसर्स किस टाइप के होते हैं। और फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक ये टेस्ट नहीं दिया या जो फ्री टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं एवरी वीकेंड, उसका अगर बेनिफिट नहीं लिए हैं अभी तक, तो ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप ये फ्री टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द स्टॉर्मिंग स्टेज ऑफ द ग्रुप डेवलपमेंट इज सिमिलर टू विच मोड ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल। ठीक है, तो ग्रुप डेवलपमेंट के स्टेजेस है, टीम डेवलपमेंट के भी स्टेजेस इसे कहा जाता है, स्टॉर्मिंग, फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, एडजर्निंग, परफॉर्मिंग। ठीक है, तो जो स्टॉर्मिंग स्टेज है ग्रुप डेवलपमेंट का, वो सिचुएशनल लीडरशिप जो मॉडल है, हर्सी एंड ब्लैंकेट जो लीडरशिप मॉडल है, उसके किस फेज से सिमिलर है? तो इसका आंसर होगा सेलिंग। ठीक है, स्टॉर्मिंग स्टेज इज सिमिलर टू सेलिंग स्टेज। उसी तरह से जो टेलिंग है वो फॉर्मिंग स्टेज से सिमिलर है, फॉर्मिंग स्टेज जो ग्रुप डेवलपमेंट का। पार्टिसिपेटिंग जो है वो नॉर्मिंग स्टेज से सिमिलर है। एंड जो डेलीगेटिंग फेज है सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल का, वो है परफॉर्मिंग स्टेज से सिमिलर। ठीक है, तो ऐसे है ये, इसका आंसर इस टाइप से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे पावर दिया है, उनके डेफिनेशंस दिए हैं। तो पावर में देखिए, रेफरेंट पावर दिया है, पावर बेस्ड ऑन पोजीशन एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट, एजेंट एंड टारगेट एग्री दैट द एजेंट हैज द राइट टू इन्फ्लुएंस द टारगेट। रिवॉर्ड पावर क्या होता है? पावर बेस्ड ऑन एन एजेंट्स एबिलिटी टू कंट्रोल रिवॉर्ड्स दैट अ टारगेट वांट्स, ये सही है। Coercive power, power that is based on an agent's ability to cause an unpleasant experience for target. So this option is also correct. Expert power, power that exists when an agent has specialized knowledge or skills that the target needs. ठीक है, specialized knowledge is related to expert. तो ये तीन ऑप्शन हमारे सही है। जो रेफरेंट पावर का यहाँ डेफिनेशन दिया है, पावर बेस्ड ऑन पोजीशन एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे ए जो है ये प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि रेफरेंट पावर जो है, इट इज बेस्ड ऑन द इन्फ्लुएंसेस डिजायर टू आइडेंटिफाई विद और इमिटेट द बिहेवियर ऑफ द इन्फ्लुएंसर। तो यहाँ पे जो है आंसर जो है ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, अ पॉजिटिव फोर्स दैट अकर्स इन द ग्रुप व्हेन ग्रुप मेंबर्स स्टिमुलेट न्यू सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स through the process of mutual influence and encouragement within the group। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया? when group members stimulate new solutions to problems and encouragement within the group। तो पहला है यहाँ पे ऑप्शन है social loafing, group think, synergy and group shift। तो social loafing मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल की जो अकेले काम करने की जो कैपेसिटी है वो ग्रुप में जाके कम हो जाता है। मतलब ग्रुप में अगर कोई काम कर रहा है तो इट इज लेसर, द आउटपुट इज लेसर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटी, उसे सोशल लोफिंग बोलते हैं। ग्रुप थिंक क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है। सिनर्जी क्या होता है कि इंडिविजुअल मेंबर्स मिलके ग्रुप में जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो एंकरेजमेंट क्रिएट होता है, स्टिमुलेट करते हैं, वो होता है सिनर्जी। एंड ग्रुप शिफ्ट क्या होता है? इसे ग्रुप शिफ्ट को ग्रुप पोलराइजेशन भी बोला जाता है, जो वहां पे रिस्क टेकर्स होते हैं या एक तरफ में नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है ग्रुप की डिसीजन, नेगेटिव या पॉजिटिव आउटपुट के तरफ, तो दैट इज ग्रुप शिफ्ट। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा है, आंसर सी होगा, सिनर्जी, कि मतलब इंडिविजुअल मिलके जो ग्रुप में एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो आउटपुट इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलेट न्यू सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, इज कॉल्ड एज सिनर्जी।
As per the Herzberg's motivation and hygiene model, which of the following is not hygienic factors? तो Herzberg motivation में मैंने बताया है कि hygiene और maintenance factor क्या है. तो यहाँ पे इन ऑप्शन में से पूछा गया कि इनमें से कौन से फैक्टर्स है जो हाइजीन फैक्टर्स नहीं है. तो ऑप्शन क्या है? अचीवमेंट, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, टेक्निकल सुपरविजन. तो इसका आंसर होगा अचीवमेंट. अचीवमेंट इज नॉट अ हाइजीनिक फैक्टर, इट इज अ मेंटेनेंस फैक्टर. Next है the type of control that involves evaluation of inputs and taking corrective measures before a particular sequence of operation is completed. ठीक है, तो कंट्रोल चैप्टर के ये क्वेश्चन है. इसमें पूछा गया है कंट्रोल का वो टाइप दैट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ इनपुट एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स बिफोर अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज कंप्लीटेड. तो ऑप्शन देखिए, फीडबैक कंट्रोल है, स्टीयरिंग कंट्रोल है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है, पोस्ट एक्शन कंट्रोल है. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, जिसमें इवैल्यूएशन की जाती है फॉर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स. और फीडबैक कंट्रोल है, स्टीयरिंग कंट्रोल है. फीडबैक कंट्रोल को ही पोस्ट एक्शन कंट्रोल भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये इसका दूसरा नाम है. पोस्ट एक्शन कंट्रोल एंड फीडबैक कंट्रोल इज सेम थिंग. Which among the following is the ideal life position? तो लाइफ पोजीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो चैप्टर है ओबी में, उसमें जो लाइफ पोजीशन टॉपिक है उससे रिलेटेड है. कौन सी पोजीशन इसमें आइडियल है? आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, एंड लास्ट इज आई एम ओके, यू आर ओके. तो यहाँ आपको ऑप्शन देख के पता चलेगा कि कौन सा आइडियल लाइफ पोजीशन होना चाहिए कि आई एम ओके एंड यू आर ऑल्सो ओके. तो आंसर इज डी. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है. ट्रांजैक्शंस दैट सिग्निफाइज बाय इनएप्रोप्रिएट लव और स्माइल. ठीक है, तो इसमें से कौन से ट्रांजैक्शन है? ऑप्शन देखिए, अल्टेरियर ट्रांजैक्शन, गैलोस ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन. तो जहाँ पे ट्रांजैक्शन जो इनएप्रोप्रिएट लव और स्माइल से सिग्निफाई करता है वो है गैलोस ट्रांजैक्शन. यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि जो टॉडलर होता है, जो बच्चा होता है, जब चलता है और गिरता है तो क्या होता है, उसके मदर को बहुत खुशी होती है कि हाँ वो सीख रहा है, चलना सीख रहा है, भले वो गिरता है, उसको चोट भी लगती है. तो वही है यहाँ पे, ट्रांजैक्शन दैट सिग्निफाइज बाय इनएप्रोप्रिएट लव और स्माइल इज गैलोस ट्रांजैक्शन. Next question is, the member of the group form another group which consists of persons who are not members of the organization is. ठीक है, तो यहाँ क्लिक के बारे में बात हो रही है. ऑप्शंस भी आप देखेंगे कि क्लिक से दिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल क्लिक, सब क्लिक, रैंडम क्लिक. तो ये क्लिक होता क्या है? तो ये इनफॉर्मल ग्रुप होता है और मेंबर इसमें एसोसिएट होते हैं विथ फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन. उनमें इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है. एंड दे ऑल्सो ऑब्जर्व सोशल नॉर्म्स. उन्हीं में से कुछ जो पर्सन होते हैं वो दूसरा ग्रुप बनाते हैं क्लिक में से ही निकल के. क्लिक जो इनफॉर्मल ग्रुप है उन्हीं में से कुछ पर्सन निकल के दूसरा ग्रुप बनाते हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होते, जो बाहर से होते हैं. दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्हें कहते हैं सब क्लिक. ठीक है, तो इसका आंसर होगा सब क्लिक. वैसे वर्टिकल क्लिक है कि इनफॉर्मल ग्रुप होता है, जो मेंबर्स जुड़ते हैं वर्टिकल क्लिक में वो इधर सेम डिपार्टमेंट के होते, बट इनमें रैंक का कुछ ऐसा नहीं होता. मतलब सबऑर्डिनेट के ग्रुप में सीनियर भी आ सकता है या बॉस भी आ सकता है. उसी तरह से हॉरिजॉन्टल क्लिक क्या होता है, सेम लेवल के ऑफिसर्स की जो ग्रुप होती है वो हॉरिजॉन्टल क्लिक हो गया. रैंडम क्लिक में कोई भी हो सकता है सेम ऑर्गेनाइजेशन में है बट एक कॉलोनी में रह रहे हैं तो उनकी एक ग्रुप बन गई, रोज बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो ग्रुप बन गई है, तो वो रैंडम क्लिक है. तो इसका आंसर यहाँ पे होगा सब क्लिक, जहाँ पे ग्रुप में मेंबर्स तो होते हैं बट वो आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं कुछ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन प्रपोज्ड बाय थियोडोर न्यूकॉम्ब इज propinquity theory, exchange theory, balance theory and Homans theory. तो थियोडोर न्यूकॉम्ब ने जो थ्योरी दी थी, जो प्रपोज की थी, वो है बैलेंस थ्योरी. ठीक है, तो ये ग्रुप फॉर्मेशन में मैं आपको बताऊंगी. और बैलेंस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था, पर्सन्स आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कॉमनली रिलेवेंट ऑब्जेक्ट्स एंड गोल्स. तो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट गोल पे जिसका सिमिलर एटीट्यूड है, उस बेसिस पे अगर कोई ग्रुप फॉर्म होता है तो उसे कहते हैं बैलेंस थ्योरी. और जहां पे भी इनबैलेंस होती है, लोगों के बीच में इनबैलेंस क्रिएट होती है, तो क्या बैलेंस करने की कोशिश की जाती है. ये सारा कुछ इन्होंने इस थ्योरी में प्रपोज किया था.
नेक्स्ट इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी कौन दिया था? इसका आंसर है होगा B.F. स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the law states that the behavior that has rewarding consequence is likely to be repeated, whereas behavior that leads to a negative consequence tends not to be repeated. ठीक है, तो इसके जो आंसर था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पे क्वेरी भी आई, जो लोग टेस्ट दिए थे उनको इस क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन था इसके ऑप्शंस में। तो पहला है लॉ ऑफ इफेक्ट, देन लॉ ऑफ रिइंफोर्समेंट, सोशल बिहेवियर थ्योरी एंड नन ऑफ दिस। तो जो ये लॉ है इसके आंसर पे मैं सीधे आती हूँ, इट इज अ लॉ ऑफ इफेक्ट। बहुत लोगों को कंफ्यूजन था लॉ ऑफ रिइंफोर्समेंट, लेकिन लॉ ऑफ रिइंफोर्समेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, एक स्ट्रेटजीज होती है, स्ट्रेटजीज ऑफ रिइंफोर्समेंट या टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पनिशमेंट, और एक होता है एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो ये चार चीजें रिइंफोर्समेंट से जुड़ी है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या करता है कि जो बिहेवियर जिसको रिवॉर्ड करते हैं, जिसका आउटपुट बहुत अच्छा आता है, तो वो क्या होगा, रिपीट होंगे, बट जो बिहेवियर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पैदा करते हैं वो रिपीट नहीं होगा। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट में समझाया गया है, और ये थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी? थॉर्नडिक ने। ठीक है, और ये वन ऑफ द मेन बोल सकते क्राइटेरिया है वाइल शेपिंग द बिहेवियर। और इसके अंदर जो है रिइंफोर्समेंट आता है कि कुछ ऐसे बिहेवियर आपको स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे जिसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो पॉजिटिव होगी, रिवॉर्डिंग होगी, तो वो रिपीट होगा, और अगर नेगेटिव होता है तो वो रिपीट नहीं होगा। तो रिइंफोर्समेंट इज द पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट, और ये स्ट्रेटेजीज या टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट है, लॉ ऑफ रिइंफोर्समेंट जैसी कोई चीज नहीं है। तो आंसर इज लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द P इन द ऑक्टापी स्टैंड्स फॉर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का क्वेश्चन है, सो इसका आंसर होगा P स्टैंड्स फॉर प्रोएक्शन। ये जो है P स्टैंड्स फॉर प्रोएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल थ्योरी इनकॉर्पोरेट्स। तो क्लासिकल थ्योरी जो है उसमें कौन कौन से जो थ्योरीज है वो इंक्लूडेड है? तो इसमें टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, फेयल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, वेबर्स आइडियल ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल ऑफ दिस। आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही जो टेलर, फेयल और वेबर की दी हुई जो मैनेजमेंट थ्योरीज है, सारे ट्रेडिशनल थ्योरी में इंक्लूडेड है। Next question, bureaucracy is a universal social phenomenon and means of carrying community action over into rationally ordered societal action defined by फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, मून रैली एंड हेनरी फेल। तो ब्यूरोक्रेसी जहां पे भी आएगा दैट इज एसोसिएटेड विद द मैक्स वेबर, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो था मैक्स वेबर का ही दिया हुआ प्रपोज्ड थ्योरी है। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रेनर स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ आर। तो ग्रेनर की ये डिफाइन की हुई स्टेजेस है इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ: क्रिएटिविटी स्टेज, डायरेक्शन स्टेज, डेलीगेशन स्टेज, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया था वही सेम, बिल्कुल वैसे ही इनका ऑर्डर है, सीक्वेंस है। तो आंसर इज A, B, C, D एंड E। सो आंसर इज A। Which of the following is the behavioral techniques of OD? ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के जो बिहेवियरल टेक्निक्स है उसमें कौन कौन से मेथड्स हैं, और इनमें से कौन सा है? तो वर्क डिजाइन है पहला, सर्वे, फीडबैक, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एंड जॉब एनरिचमेंट। तो जो बिहेवियरल टेक्निक है ओडी में वो है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। ठीक है, कुछ टर्म्स ऐसे है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ये आपको एचआर में भी मिलेगा, ओबी में भी मिलेगा, एचआर में ट्रेनिंग चैप्टर में मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमिन्यूशन ऑफ द कैपेसिटी फॉर वर्क ड्यू टू एक्सेस ऑफ वर्क और लैक ऑफ रेस्ट। तो ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शंस बहुत सिमिलर आपको लगेगा, तो यहाँ पे डिफरेंस भी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज बोर्डम, सेकेंड इज स्ट्रेस, बर्नआउट एंड फैटिग। तो बोर्डम क्या होता? ये रिपीटेटिव टास्क करने से जो मोनोटोनी होती है, जो इंडिविजुअल में लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, इंटरेस्ट काम करने की इच्छा नहीं होती क्योंकि एक ही काम बार बार करना होता है, तो वो क्या होगा? वो बोर्डम है। स्ट्रेस क्या होता है? फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो इनबैलेंस विद इन अ पर्सन होता है वो स्ट्रेस होता है। बर्नआउट क्या होता है? फीलिंग ऑफ एग्जॉक्शन कॉजेज ड्यू टू प्रेशर, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है तो उससे क्या होगा? बर्नआउट हो जाते हैं, बहुत थकान आपको महसूस होता है, एकदम ऐसे लगता है आप एग्जॉस्ट हो गए, तो दैट इज बर्नआउट। एंड फैटिग जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डिमिन्यूशन ऑफ द कैपेसिटी फॉर वर्क, काम करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा वर्क का
है आपके पास और आपको आराम करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो दैट इज फैटिग। तो आंसर इज डी। Next question is unknown to self and known to others depict which window as per Johari window। तो जोहरी विंडो के आप 4 विंडोज देखें, ब्लाइंड, अननोन, ओपन, हिडन। तो जो आपको अपने बारे में नहीं पता मतलब क्या है और दूसरों को पता, इट मीन्स इट्स अ ब्लाइंड। ठीक है, तो आंसर होगा ब्लाइंड। Basis of power which involves use of symbols of prestige and esteem। तो basis of power मैंने आपको पढ़ाया है पावर अथॉरिटी एंड पावर चैप्टर में। तो वो ऐसा पावर, बेस ऑफ पावर जो सिंबल ऑफ प्रेस्टीज एंड एस्टीम इन्वॉल्व करता है। तो दैट इज ऑप्शन है कोअर्सिव, रिवर्ड, नॉर्मेटिव एंड डोमिनेशन। तो आंसर इसका क्या होगा? नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव इज द पावर, बेस ऑफ पावर विच इन्वॉल्व्स दिस टू सिंबल्स ऑफ प्रेस्टीज एंड एस्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट, द लीडर हु गिव इंस्ट्रक्शंस ओनली आफ्टर कंसल्टिंग दी ग्रुप्स। तो ऐसा लीडर जो इंस्ट्रक्शन तभी देता है, पहले अपने ग्रुप मेंबर से कंसल्ट करता है, सजेशंस इनवाइट करता है एंड देन वो किसी भी चीज पे डिसीजन लेता है। तो दैट लीडर इज कॉल्ड एज, ऑप्शंस आर डेमोक्रेटिक लीडर, फ्री रन लीडर, ऑटोक्रेटिक लीडर एंड नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा डेमोक्रेटिक लीडर। ही हु गिव्स इंस्ट्रक्शन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप, बिकॉज वो ग्रुप मेंबर्स के साथ मिलके काम करता है, उनको भी इनवाइट करता है, पार्टिसिपेशन मॉडल इंक्लूड करता है एंड ही इज अ डेमोक्रेटिक लीडर। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से एवरी वीकेंड एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे, जिसपे एचआर की टेस्ट, ओबी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लेजिस्लेशन सभी तरीके के क्वेश्चंस लिए जाएंगे और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो शेयर कीजिए ताकि इन सबको बेनिफिट मिले। और आप लोग में से जो भी पीएसयू एचआर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेट पेपर कोड 55 या 17 में अपीयर हो रहे हैं यूजीसी एनटीए नेट पेपर में, तो आप ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेट एग्जाम से रिलेटेड और एचआर पीएसयू एग्जाम से रिलेटेड कोर्स भी अवेलेबल है, जिससे पूरा आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसे ज्वाइन करके आप पता कर सकते हैं कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, किस लेवल पे आप अभी हैं और अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।